हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुनील बाकलीवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर फार्मालाइफ एकेडमी पुणे, आप लोगों के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्ज़ाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ। इस लेक्चर सीरीज में हम लोग एग्जिट एग्ज़ाम एंड फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, कंसेप्ट्स है, उनके की पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। आज का हमारा ये 4th लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ऐसे फैक्टर्स या ऐसे कारण जिसकी वजह से रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन है, इन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज फिजिको केमिकल फैक्टर्स, सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फिजिको केमिकल फैक्टर्स। अब ये फिजिको केमिकल का मतलब क्या है? तो यहाँ पे फिजिको केमिकल का मतलब है फिजिकल एंड केमिकल। तो ड्रग की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिसपे कि ड्रग्स का रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन डिपेंड करता है, ऐसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो फिजिको केमिकल फैक्टर्स ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन आर, फर्स्ट वन इज फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग। अब फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, इसका मतलब है कि ड्रग कौन से फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या सेमी सॉलिड है। यदि ड्रग लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है तो उसका एब्सॉर्प्शन बेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड फॉर्म में ड्रग का एब्सॉर्प्शन बेटर है। यदि कोई ड्रग सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसका एब्सॉर्प्शन ओनली फैगोसाइटोसिस, इस एक ही मैकेनिज्म से होता है। फैगोसाइटोसिस का डिटेल हम लोगों ने कल स्टडी किया है, कल के लेक्चर में उसे हमने डिस्कस किया है। तो इसे मैं रीड करता हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग। सो फर्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट इन फैगोसाइटोसिस ड्रग्स मस्ट बी इन सॉल्यूशन फॉर्म टू गेट एब्सॉर्ब। सेकंड, लिक्विड्स गेट बेटर एब्सॉर्ब देन सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमें यह पता चलता है कि फिजिकल स्टेट में, लिक्विड स्टेट में यदि ड्रग है तो उसका एब्सॉर्प्शन बेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और यदि ड्रग सॉलिड फॉर्म में है तो उसका एब्सॉर्प्शन होगा फैगोसाइटोसिस इस मैकेनिज्म से। ठीक है। नाउ सेकंड फैक्टर इज पार्टीशन कोएफिशिएंट। ठीक है। मोर द लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, फास्टर इज इट्स एब्सॉर्प्शन। ओके, more the lipophilicity that means lipid solubility। तो ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा, ऑयल सॉल्युबिलिटी जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही फास्ट उसका एब्सॉर्प्शन होगा। यदि ड्रग का लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है मतलब वो इजीली पैसिवली डिफ्यूज हो जाएगा। सो लिपोफिलिसिटी ज्यादा है मतलब पैसिव डिफ्यूजन जल्दी होगा। सो मोर द लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग, फास्टर इज इट्स एब्सॉर्प्शन। तो इसका एग्जांपल है इरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट, एन स्टर ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। अभी इरिथ्रोमाइसिन ये एक एंटीबायोटिक है, मैक्रोलाइड कैटेगरी का, मैक्रोलाइड क्लास का ये एंटीबायोटिक है इरिथ्रोमाइसिन। सो इरिथ्रोमाइसिन का स्टर है दैट इज इरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट। तो ये इरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट स्टर है तो इट हैज अबाउट 180 टाइम्स मोर लिपिड सॉल्युबिलिटी देन इरिथ्रोमाइसिन एंड इज एब्सॉर्ब मोर एफिशिएंटली देन इरिथ्रोमाइसिन। ओके, तो इरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट ये इरिथ्रोमाइसिन का स्टर है। इरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट की लिपिड सॉल्युबिलिटी इरिथ्रोमाइसिन से 180 टाइम्स ज्यादा है। दैट मीन्स इरिथ्रोमाइसिन प्रोपियोनेट का एब्सॉर्प्शन जो है वो इरिथ्रोमाइसिन से फास्ट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर इज पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया। नाउ यदि पार्टिकल साइज डिक्रीज होती है तो इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज होता है
और इफेक्टिव सरफेस एरिया जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है. सो डिक्रीज इन पार्टिकल साइज दैट मीन्स इंक्रीज इन इफेक्टिव सरफेस एरिया दैट मीन्स इंक्रीज इन रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन. सो हम रीड करते हैं पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया. सो फॉर अ गिवन ड्रग surface area increases as particle size decreases and it increases the dissolution rate of the particles. Okay, मतलब पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है तो इफेक्टिव सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, जिसके वजह से ड्रग का डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, एब्सॉर्प्शन ऑफ ग्लिसोफुल्विन इंक्रीजेस आफ्टर इट्स माइक्रोनाइजेशन. अभी ये जो ग्लिसोफुल्विन ड्रग है ये एंटीफंगल एंटीबायोटिक है. ग्लिसोफुल्विन इज एन एंटीफंगल एंटीबायोटिक और इसका यदि हम माइक्रोनाइजेशन करते हैं, माइक्रोनाइजेशन मतलब उसका पार्टिकल साइज माइक्रोन तक हम लेकर जाते हैं, माइक्रोन साइज में उसके पार्टिकल को हम रिड्यूस करते हैं तो उसका जो एब्सॉर्प्शन है वो बढ़ जाता है. नेक्स्ट फैक्टर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग. तो जो भी ड्रग पैसिवली डिफ्यूज होते हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब जितना ज्यादा डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा पैसिव डिफ्यूजन होगा, मतलब उतना ही फास्ट ड्रग का एब्सॉर्प्शन होगा. ठीक है. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, सो द रेट ऑफ ट्रांससेल्युलर पैसिव डिफ्यूजन इंक्रीजेस एज द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग ऑन द टू साइड्स ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस. ठीक है. नेक्स्ट फैक्टर इज pH of drug and GIT. Okay, pH of drug and gastrointestinal tract. तो हमें पता है जो वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो एसिडिक मीडिया में नॉन आयोनाइज होते हैं, मतलब एसिडिक मीडिया में उनका आयोनाइजेशन होता नहीं है. तो जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं या नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं उनका पैसिव डिफ्यूजन जल्दी से हो जाता है. तो जो ड्रग वीकली एसिडिक है और एसिडिक मीडिया में है ऐसे ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा. यदि कोई वीकली एसिडिक ड्रग अल्कलाइन मीडिया में जाता है तब उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा और उसका एब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा. तो pH ऑफ ड्रग एंड GIT, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं वीकली एसिडिक ड्रग्स सच एज एस्पिरिन, बार्बिटूरेट्स आर एब्सॉर्ब रैपिडली फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक एंड वीकली बेसिक ड्रग्स सच एज मॉर्फिन एंड इफेड्रिन आर वेल एब्सॉर्ब इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट ऑफ इंटेस्टाइन. ठीक है. यदि वीकली एसिडिक ड्रग्स है तो एसिडिक एनवायरनमेंट में उनका एब्सॉर्प्शन फास्ट होगा और यदि वीकली बेसिक ड्रग है तो अल्कलाइन मीडिया में उनका एब्सॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा, बिकॉज वीकली एसिडिक ड्रग या एसिडिक एनवायरनमेंट में नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं. उसी तरीके से वीकली बेसिक ड्रग जो है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में नॉन आयोनाइज होते हैं और जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग्स होते हैं उनका पैसिव डिफ्यूजन फास्ट होता है, जल्दी से हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर्स जिसमें फिजिको केमिकल फैक्टर्स है, तो फिजिको केमिकल फैक्टर्स में हमने देखा फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग. अगर लिक्विड फॉर्म में ड्रग है तो उसका एब्सॉर्प्शन बेटर होगा. पार्टीशन कोएफिशिएंट, यदि ड्रग की लिपोफिलिसिटी ज्यादा है मतलब उसके लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो उसका एब्सॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा. देन थर्ड फैक्टर है पार्टिकल साइज एंड इफेक्टिव सरफेस एरिया. यदि पार्टिकल साइज डिक्रीज होती है तो ड्रग का सरफेस एरिया इंक्रीज होता है जिससे कि उसका डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से उसका एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा. देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग, तो यहाँ पे जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस आएगा, उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन वो ड्रग का होगा और उसका एब्सॉर्प्शन जल्दी हो जाएगा. नेक्स्ट इज pH ऑफ ड्रग एंड GIT. तो pH ऑफ ड्रग मतलब जो वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में फास्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वीकली बेसिक ड्रग्स होते हैं वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट से फास्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिकॉज वीकली एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडिया में नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होता है तो वीकली बेसिक ड्रग अल्कलाइन मीडिया में नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होता है और नॉन आयनाइज्ड ड्रग्स का पैसिव डिफ्यूजन जल्दी से हो जाता है. नाउ हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फैक्टर्स की तरफ चलते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इज रिलेटेड टू द बॉडी. तो बॉडी से रिलेटेड जो फैक्टर्स है जो कि रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं, रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन बढ़ा सकते हैं या रेट ऑफ ड्रग एब्सॉर्प्शन कम कर सकते हैं, सो दोज आर द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स. तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर है
एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। तो जो एब्जॉर्बिंग सरफेस है उसका एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही बेटर एब्जॉर्प्शन होगा। यदि हम स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का कंपैरिजन करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस स्टमक से कई गुना ज्यादा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्रग का एब्जॉर्प्शन बेटर होगा एज कंपेयर टू स्टमक। इसको हम रीड करते हैं। सो एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, लार्जर द एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल, ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन देन इन द स्टमक बिकॉज ऑफ लार्जर सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर, वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस। वेस्कुलरिटी मतलब ब्लड सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन। तो पर्टिकुलरली जो भी एब्जॉर्बिंग सरफेस है उस एब्जॉर्बिंग सरफेस पे जितना ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन रहेगा उतना ही वहां से रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन ज्यादा रहेगा, फास्ट रहेगा। सो वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, ब्लड सर्कुलेशन removes the drug from the site of absorption and maintains the concentration gradient across the absorbing surface. Thus, increased blood flow increases drug absorption. Okay, ये point important है, increased blood flow increases drug absorption. Okay, then physiological factors में next factor is gastric motility. Gastric motility से मतलब है peristaltic movement of the GI tract. GI tract में जो movement होती है that is the peristaltic movement. तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी अगर ज्यादा है मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा है, और जितना ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट रहेगा, जितना ज्यादा पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी रहेगी उतना ही ड्रग का एब्सॉर्प्शन कम होगा। सो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी एंड ड्रग एब्सॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ड्रग एब्सॉर्प्शन कम हो जाता है, और यदि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम होती है तो ड्रग एब्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। सो पढ़ते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। So absorption of drug decreases by increase in peristaltic activity and vice versa. For example, anticholinergic drugs. Anticholinergic drugs, for example, atropine. Atropine is an example of anticholinergic drugs. So anticholinergic drugs reduce gastric motility and enhance drug absorption. तो atropine जैसे जो ड्रग्स है जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को कम करते हैं या जो कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ड्रग्स अदर ड्रग्स का एब्सॉर्प्शन बढ़ा देंगे। ठीक है। देन गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग का मतलब होता है कि ड्रग को स्टमक में से पास होने के लिए जो समय लगता है दैट इज द गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम या फिर गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम। सो द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ डोसेज फॉर्म टू ट्रैवर्स द स्टमक इज टर्म एज गैस्ट्रिक रेसिडेंस टाइम और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। Increase in gastric emptying time increases drug absorption and vice versa. अब क्या बोला है, increase in gastric emptying time। अगर gastric emptying time increase हो रहा है इसका मतलब वो ड्रग ज्यादा से ज्यादा समय तक स्टमक में रहता है, और यदि ड्रग ज्यादा समय के लिए स्टमक में रहता है तो उसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा। ठीक है। देन डिसीज स्टेट। डिसीज स्टेट मतलब जो डिसीजेस होते हैं, तो कई तरह के डिसीजेस में जो गैस्ट्रिक एम्पटिंग है या गैस्ट्रिक मोटिलिटी है वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि डायरिया की हम बात करते हैं तो डायरिया के केस में गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके। अगर कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी कम होती है। तो कई सारे डिसीजेस ऐसे होते हैं जिसमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी और गैस्ट्रिक एम्पटिंग पे फर्क पड़ता है। ठीक है। तो देखिए डिसीज स्टेट। सो डिसीज स्टेट्स विच इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम include Parkinsonism, hypercalcemia, hyperkalemia, gastric ulceration, myxedema, so diabetes mellitus, thyroid diseases, constipation, and patient immobilization. The conditions such as Crohn's disease, gastritis, duodenal ulcer, pancreatitis, higher acidity, ulcerative colitis reduce gastric emptying time. Okay. Also, absorption is reduced in presence of liver cirrhosis, achlorhydria, डायरिया एंड डिसेंट्री। ओके। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि क्रोन्स डिसीज है, गैस्ट्राइटिस है, डिओडेनल अल्सर है, पैनक्रेटाइटिस है, हायर एसिडिटी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो यहाँ पे गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ये जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जो रेसिडेंस टाइम है या स्टमक को में से पास होने के लिए ड्रग को जो टाइम लगता है वो कम हो जाता है। सो दिस डिसीज रिड्यूस गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम, और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम यदि रिड्यूस होता है
तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। नो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में नेक्स्ट फैक्टर है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमें पता है यदि हम पैरेंटल रूट से ड्रग देते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन बेटर होता है एज कंपेयर टू ओरल रूट। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, पैरेंटल रूट हैज बेटर एब्जॉर्प्शन देन ओरल रूट। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन में थर्ड टाइप है फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। फॉर्मुलेशन फैक्टर्स मतलब जो डोसेज फॉर्म्स है, जैसे टैबलेट है, कैप्सूल है, इमल्शन है, सस्पेंशन है, तो ये डोसेज फॉर्म्स से रिलेटेड फैक्टर्स, दैट दोज आर द फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। तो फर्स्ट इज डोसेज फॉर्म्स। तो डोसेज फॉर्म्स में वी नो कि यदि लिक्विड डोसेज फॉर्म है तो लिक्विड डोसेज फॉर्म से एब्सॉर्प्शन बेटर होता है एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। सो डोसेज फॉर्म्स, so absorption from liquid dosage forms is faster as compared to solid dosage forms. Then additives, तो डोसेज फॉर्म बनाते समय हम लोग जो एडिटिव्स ऐड करते हैं, एक्सिपिएंट्स ऐड करते हैं, तो एक्सिपिएंट्स का या एडिटिव्स का भी ड्रग के एब्सॉर्प्शन पे इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यदि कोई टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है उसकी टैबलेट में यदि आप कैल्शियम, मैग्नीशियम ये डाइल्यूएंट्स यूज कर रहे हो तो वहां पे टेट्रासाइक्लिन का एब्सॉर्प्शन कम हो जाएगा। तो जो एडिटिव्स होते हैं वो भी ड्रग के एब्सॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। सो एडिटिव्स, सो डाइल्यूएंट्स लाइक डाइकैल्शियम फॉस्फेट और लुब्रिकेंट्स लाइक मैग्नीशियम स्टीरेट कैन अफेक्ट द एब्सॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स। ओके, देन प्रोसेसिंग वेरिएबल्स। प्रोसेसिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है जब हम टैबलेट कैप्सूल्स बनाते हैं तो टैबलेट कैप्सूल से अदर डोसेज फॉर्म बनाते समय जो भी प्रोसीजर्स हम लोग फॉलो करते हैं उस समय जो भी हम वेरिएबल्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल टैबलेट बनाते समय जो कंप्रेशन प्रेशर यूज किया जाता है दैट इज अ प्रोसेसिंग वेरिएबल। यदि कंप्रेशन प्रेशर ज्यादा हो तो टैबलेट का हार्डनेस बढ़ जाता है और टैबलेट का हार्डनेस यदि बढ़ता है तो टैबलेट जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। तो प्रोसेसिंग वेरिएबल्स सच एज कंप्रेशन प्रेशर, वेट एंड ड्राई ग्रेनुलेशन कैन अफेक्ट द रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन में 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स हमने देखे हैं। फर्स्ट फिजिको केमिकल फैक्टर्स, सेकंड फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज फॉर्मुलेशन फैक्टर्स। तो यहाँ पे फिजिको केमिकल फैक्टर्स में हम लोगों ने फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, पार्टीशन कोएफिशिएंट, particle size and effective surface area, concentration of drug and pH of drug and GIT ये फैक्टर्स स्टडी किए हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में हम लोगों ने एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, वेस्कुलरिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग सरफेस, गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग, डिसीज स्टेट एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ये फैक्टर्स स्टडी किए हैं। फॉर्मुलेशन फैक्टर्स में हम लोगों ने डोसेज फॉर्म्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेसिंग वेरिएबल्स इन फैक्टर्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब यह कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद में इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट एमसीक्यू है मोर दी फिल इन द ब्लैंक ऑफ द ड्रग फास्टर इज इट्स एब्सॉर्प्शन। ओके, सो ऑप्शन ए हाइड्रोफिलिसिटी, ऑप्शन बी लिपोफिलिसिटी, ऑप्शन सी लिपोफोबिसिटी, ऑप्शन डी पोलैरिटी। तो किसके ज्यादा होने की वजह से ड्रग का एब्सॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा? तो यहां पे हमें पता है कि ड्रग के लिपोफिलिसिटी मतलब लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उसका एब्सॉर्प्शन होता है, उतने फास्ट उसका एब्सॉर्प्शन होता है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिपोफिलिसिटी। सो मोर द लिपोफिलिसिटी ऑफ द ड्रग faster is its absorption. Now, second question. Weakly acidic drugs such as aspirin, barbiturates are absorbed rapidly from a weakly acidic drugs है तो इनका रैपिड एब्सॉर्प्शन, फास्ट एब्सॉर्प्शन कौन से एनवायरमेंट में होगा? ऑप्शन ए अल्कलाइन एनवायरमेंट, ऑप्शन बी न्यूट्रल एनवायरमेंट, ऑप्शन सी एसिडिक एनवायरमेंट, ऑप्शन डी नॉन एक्वेस एनवायरमेंट। तो जैसे हमने फैक्टर्स में स्टडी किया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन में स्टडी किया है, यदि वीकली एसिडिक ड्रग्स होते हैं, वीकली एसिडिक ड्रग्स जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में नॉन आयनाइज फॉर्म में होते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट से उनका एब्सॉर्प्शन फास्ट होता है एज कंपेयर टू
अल्कलाइन एनवायरमेंट। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एसिडिक एनवायरमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं, दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी ऑन एब्सॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग। ओके, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। नाउ यदि पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ड्रग का रेसिडेंस टाइम कम होता है, और ड्रग का यदि रेसिडेंस टाइम कम होता है या एम्प्टिंग टाइम कम हो जाता है तो उसका एब्सॉर्प्शन भी कम हो जाता है। सो यहाँ पे ऑप्शन जो ऑप्शंस है, ऑप्शन फर्स्ट इज इंक्रीज इन ड्रग एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन बी इज डिक्रीज इन ड्रग एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन सी इज नो इफेक्ट ऑन ड्रग एब्सॉर्प्शन, ऑप्शन डी इज नो ड्रग एब्सॉर्प्शन एट ऑल। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डिक्रीज इन ड्रग एब्सॉर्प्शन। सो द इफेक्ट ऑफ increase in peristaltic activity on absorption of a drug is decrease in drug absorption। ठीक है, next MCQ is the time required for a dosage form to traverse the stomach is termed as। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर a dosage form to traverse the stomach is termed as gastric residence time as well as gastric emptying time। So the correct option is option C, that is both A and B। okay, so the time required for a dosage form to traverse the stomach is termed as gastric residence time and gastric emptying time both। okay, so the correct answer is option C, both A and B। so students, आज हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्सॉर्प्शन एंड उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज का स्टडी किया है। आज का हमारा ये जो स्टडी था उसके लिए हमने जो बुक रेफर किया है वो बुक है निराले प्रकाशन का फार्मेकोलॉजी फॉर सेकंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी एज पर पीसीआई ईयर 2020। इस बुक के ऑथर्स है सुनील बाकलीवाल, मतलब मैं खुद हूं, प्रणेता डेस्ले एंड प्रवीण चावड़े। इस बुक में मोर देन 500 एमसीक्यूज है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ DPE एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। इस बुक से आपके जो एनुअल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाती है, इसमें सिंपल वे से नोट्स दी गई है, उसके साथ में आपको एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए भी ये बुक काफी हेल्पफुल है। स्टूडेंट्स, हमारी वेबसाइट है www.pharmalifeacademy.com। इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी फॉर मोर प्रैक्टिस। यहां पे आप देख रहे हो कि इस वेबसाइट पे टेस्ट पैकेजेस है, जिसमें कि आपको फ्री में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम एंड फार्मेसी रिक्रूटमेंट एग्जाम, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स। तो इस तरीके से ये यहाँ पे सब आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट पैकेजेस आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। यदि आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। वेबसाइट का नाम है www.pharmalifeacademy.com। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बुक्स में एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए निराली प्रकाशन का यह डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का नया बुक आया है। इस बुक में मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपकी प्रैक्टिस के लिए है। दिस बुक इज बेस्ड ऑन पीसीआई ईयर 2020 सिलेबस। इस बुक में सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के की पॉइंट्स एंड मोर देन 5000 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ये सेकंड बुक है निराली प्रकाशन का ही फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक है। इस बुक में रिक्रूटमेंट एग्जाम, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है, टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, सब्जेक्ट्स है, वो सभी कंसेप्ट के की पॉइंट्स एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। इस बुक में जो प्रीवियस फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के भी एमसीक्यूज में कवर किए गए हैं। तो फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए भी ये एक निराले प्रकाशन का बेस्ट बुक अवेलेबल है। आप ये दोनों भी बुक्स, मतलब जो लोग एग्जिट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए ये डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम का बुक, एंड जो रिक्रूटमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए निराली प्रकाशन का यह फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम का बुक
बेस्ट बुक है फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन स्टडी किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोअवेलेबिलिटी के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।